तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आप सभी का इस मॉडल पेपर में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ये सुपर टेट का मॉडल पेपर है। इसमें जो लोग यूपी टेट तथा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस मॉडल पेपर को देख सकते हैं, या किसी अन्य परीक्षा के लिए भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रश्न हमने रखे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा हुआ है। और ये जो मॉडल पेपर है इसका जो प्रश्न है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हैं। ये यूपी टेट तथा सुपर टेट 2025 के लिए बनाया गया मॉडल पेपर है। इसमें जिस प्रकार से यूपी टेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी आधार पर इस मॉडल पेपर को सेट किया गया है। और जैसा कि यूपी टेट में 30 नंबर के हिंदी में प्रश्न आते हैं, तो उसी के आधार पर हमने कुछ प्रश्नों को सेट किया हुआ है। तथा सुपर टेट में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें हिंदी में 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्य विषयों में भी 10-10 नंबर के, या किसी में जैसे कि जीके जीएस में है उसमें तो 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार से 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो ऐसे ही कुछ कुछ प्रश्नों को हमने सेट किया हुआ है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं इस मॉडल पेपर को, और चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा क्या है, पढ़िएगा प्रश्न को। और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, किसी भी परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार हैं 2, 3, 11 या 9। तो बताइएगा उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं बताइए। स्वर के कितने प्रकार होते हैं बताइए, कितने हो जाएंगे आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। प्लुत ये ला है, प्लुत, ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर। तो स्वर के प्रकार 3, ठीक है। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तब क्या बताएंगे? तब भी 3 ही बताएंगे, है ना। चलिए अच्छा, ये बताइए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। अच्छा, अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि संस्कृत में कितने स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब ये देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये उच्चारण स्थान से है, ठीक है। चलिए देखते हैं। दंतोष्ठ ध्वनि व्यंजन है क, ख, च, छ, ट, ठ, व, फ। तो दंतोष्ठ ध्वनि व्यंजन, इसमें क्या होता है? उच्चारण करते समय जीभ का स्पर्श दांतों से भी होता है और ओंठ और मसूड़ों से, ठीक है। मसूड़ों से जीभ का स्पर्श होता है, तो इसको दंतोष्ठ बोलते हैं, ठीक है। चलिए दंतोष्ठ, ठीक है। चलिए देखिएगा, ऑप्शंस देखते हैं। चलिए एक एक को ख़त्म करते हैं ऑप्शंस को। देखिए क और खा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, ठीक है, कंठ। च और छा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, ठीक है। टा और ठा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। क्या होता है? मूर्धन्य, ठीक है। अच्छा, तो व और फा बच्चे, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कह रहा अघोष ध्वनि व्यंजन है, अघोष ध्वनि व्यंजन है। चलिए देखते हैं अघोष कौन है, अघोष ध्वनि व्यंजन कौन है। चलिए देखते हैं।
देखिएगा अघोष ध्वनि व्यंजन क्या होती है। सबसे पहले जानते हैं कि अघोष ध्वनि व्यंजन क्या होती है, अघोष क्या होती है ध्वनि व्यंजन। तो अघोष ध्वनि वे होती हैं कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, यानी गले के जो स्वर अंग हैं, जिस गले में जो स्वर अंग पाए जाते हैं उनमें कोई भी कंपन नहीं होती है, उसको आयु क्या बोलते हैं, अघोष ध्वनि। क्या बोलते हैं, अघोष ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोलते हैं, अघोष ध्वनि। ठीक है, चलिए देखते हैं अघोष ध्वनि बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ख और ग। और जो अघोष ध्वनि व्यंजन होते हैं वो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण में होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष ध्वनि व्यंजन कहलाता है। तो चलिए इसी आधार पर हम लोग यहाँ पे विकल्प को जानते हैं। तो खा और गा, खा तो दूसरा है लेकिन गा तीसरा है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। जा कौन सा है, जा तो तीसरा है और झा चौथा है, तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ढा ये चौथा और पांचवा है, तो भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, इसमें पहला और दूसरा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। ठीक है, दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, चलिए पढ़िएगा प्रश्न का और उत्तर दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखिएगा, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह। चलिए बताइएगा इसमें से कौन सा चिन्ह लगेगा। कह रहा आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, यानी ठीक है, तो यानी फूल को देख करके अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा है ना। तो इसमें से क्या आपको क्या समझ में आ रहा, कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा, तो बताइएगा इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाएगा। चलिए, तो ये इसमें भाव प्रकट हो रहे हैं, यानी विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, विस्मय बोधक चिन्ह, यानी आहा कैसे लिखा जाएगा, आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है ना, ये चिन्ह लगाया जाएगा। चलिए, अच्छा संक्षेप सूचक चिन्ह कौन सा होता है, इसको कैसे लिखते हैं, संक्षेप सूचक चिन्ह का जो चिन्ह जो होता है वो ऐसे डॉट के रूप में। ठीक है, अच्छा उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है, जो हम लोग कॉमा लगाते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी होते हैं, है ना। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के। अच्छा निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है, ये निर्देशक चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है कि अम्बुज किस शब्द रूप का प्रकार है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ या उपयुक्त शब्द। तो बताइएगा इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा कि अम्बुज शब्द किस शब्द रूप का प्रकार है। चलिए बताइएगा। चलिए, तो दोस्तों रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के कितने रूप होते हैं, रचना के आधार पर शब्द रूप 3 प्रकार के होते हैं। शब्द रूप 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, है ना। तो कह रहा है कि अम्बुज किस प्रकार का शब्द रूप है। तो रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है, जिनके टुकड़े ना किए जा सके, टुकड़े ना किए जा सके, और टुकड़े अगर आप कर भी रहे हैं तो सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए, है ना, तभी तो वो एक शब्द समझा जाएगा। जिसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले तो उसे सार्थक शब्द नहीं बोल सकते, है ना, वो एक निरर्थक शब्द होता है। तो चलिए देखिएगा, रूढ़ शब्द जैसे कि
जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि लोटा हो गया, लोटा। ठीक है, अब आप इसको तोड़िए तो इसको कैसे तोड़ेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, लो प्लस टा। तो कोई सार्थक शब्द निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। तो ये रूढ़ शब्द, इसका विभक्ति यानी इसको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए यौगिक शब्द। इसमें दो अलग अलग यानी दो शब्दों से मिलकर बनता है ये यौगिक शब्द। दो शब्दों से मिलकर बनता है यौगिक शब्द। ठीक है, और जिसका एक सार्थक अर्थ भी निकलता है, जैसे कि महादेव, महादेव। ठीक है, महादेव, इसमें आप अलग अलग करेंगे तो महा प्लस देव। ठीक है, महादेव। अच्छा, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द, इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, योग रूढ़ में क्या होता है, इसके भी टुकड़े आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलग यानी इसका अर्थ अलग निकलेगा। इसका अर्थ क्या निकलेगा, अलग निकलेगा। ठीक है, जैसे कि लंबोदर, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर। तो आप इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, लंब, लंब उदर, उदर यानी लंबा उदर, लंबा उदर। तो आप इसको कैसे करेंगे, लंबा उदर। ठीक है, यानी जिसका पेट लंबा हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गणेश। क्या बोलते हैं, गणेश। तो एक योग रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी अम्बुज किस प्रकार का शब्द रूप है, कह रहा है। तो अम्बुज किस प्रकार का शब्द रूप है, ये एक योग रूढ़ शब्द है। क्या है, योग रूढ़, ऑप्शन सी। क्योंकि आप इसको तोड़ सकते हो और एक इसका अर्थ भी निकलेगा। अम्बु क्या है, अम्बु प्लस जा, अम्बु प्लस जा अर्थात पानी। अम्बु का मतलब होता है पानी और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला। ठीक है, पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, अर्थात कमल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य के अंग होते हैं, वाक्य के अंग होते हैं। तो वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं और कितने अंग होते हैं, चलिए जानते हैं। ऑप्शन देखिएगा, 1 2 3 4। तो दोस्तों वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय होता है, विधेय। ठीक है, ये 2 अंग होते हैं वाक्य के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है रामस टीकते शब्द का सही संधि विच्छेद है राम प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते, रामो प्लस टीकते। तो दोस्तों कोई भी आप शब्द तोड़ते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसका एक सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए, है ना। तो चलिए देखिएगा, रामो प्लस टीकते, तो इसमें संधि नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा। अभी इसमें आप रामस लिखेंगे तो ये एक मतलब लिखने के हिसाब से, व्याकरण की दृष्टि से ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से माँ के बाद में शा नहीं सा आता हमेशा। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ये तो पहले ही कट गया। और ये राम टीकते। ठीक है, तो इन दोनों में जो संधि का जो नियम है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि है ये। ठीक है, और कौन सी संधि है ना। उस हिसाब से जब इसको हम सही से लिखते हैं तो ये संधि भी इस प्रकार से लिखी जाती है। इसका नाम क्या है, ष्टुत्व संधि। ठीक है, ष्टुत्व संधि, ये व्यंजन संधि का ही एक भेद है। ठीक है, तो उस हिसाब से इस संधि के नियमों के हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिएगा, अगर
इसको ये जो सा है इसको बोलते हैं संस्कृत की भाषा में शकार, शकार बोलते हैं। ठीक है, शकार के बाद अगर ट वर्ग आता है तो इस शकार का क्या हो जाएगा, इस शकार का क्या हो जाएगा, ये शा बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि इसके पश्चात ट वर्ग आया हुआ है तो ये मूर्धा में बदल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। यण संधि है, देखिए दिगंबरा, दिगंबरा। ठीक है, पावन, दिगंबर अत्यल्प पावन वनौषधि। ठीक है, तो कह रहा है कि यण संधि है। चलिए देखिएगा यण संधि किस में है। ठीक है, तो यण संधि का सूत्र यानी उसका नियम क्या है पहले ये जानिए, तो हम इसको ढूंढने में आसानी हो जाएगी हमें, है ना। तो यण संधि का जो नियम है वो क्या है कि ई उ री और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, स्वर क्या आ जाए, असमान स्वर। ठीक है, कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, या। ऊ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। ठीक है, री का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। और री का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यण संधि किस में है, जिसमें या आया होगा उसी में होगा, है ना। अब इसको आप तोड़िए, दिगंबर को दिक, दिक प्लस अंबर, अंबर दिगंबर। ठीक है, अत्यल्प को तोड़िए तो अति, यहाँ पे आपको ई मिल गया ना, ई मिल गया आपको, और इधर अल्प मिल गया, है ना। ई के बाद असमान स्वर आ गया, आ क्या आ गया, ई प्लस आ, ये दोनों असमान है ना, तो क्या हो जाएगा, या हो गया, है ना, इसीलिए अत्यल्प हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है, ये अयादि संधि है, अयादि। ठीक है, ये कौन सी, ये वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसमें देखिएगा क्या है, कह रहा है चरण सरोरुह नाथ जनि कबहू तजे मति मोरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चलिए देखिएगा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न का जो एक बार फिर से पढ़िएगा प्रश्नों को। चरण सरोरुह क्या कह रहा है, चरण सरोरु यानी सरोरु का मतलब हो गया कमल, कमल, कमल क्या हो गया, सरोरु। शर का मतलब होता है तालाब, रू यानी उरू, उरू, उरू का मतलब हो गया तालाब में उत्पन्न होने वाला यानी अर्थात कमल, कमल, है ना। तो चरण सरोरुह नाथ यानी चरण कमल, चरण कमल हे नाथ जनि कबहू तजे मति मोरी, है ना, कि हे नाथ मुझे कभी मत त्यागिएगा या मेरा त्याग मत करिएगा। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि चरणों को एकदम चरण कमल यानी चरण कमल, चरणों को कमल बता दिया गया है, चरणों को कमल बता दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा। अगर चरण कमल के समान है तो कौन सा हो जाता, उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन चरण कमल बोल दिया गया है तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। जब चरण कमल बोल दिया गया तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें रूपक अलंकार, कौन सा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन है कहीं रूपक, तो इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है ना, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार, ऑप्शन ई, ई बनाइए और लिखिएगा रूपक, रूपक
अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा, जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो उपमेय का मतलब क्या होता है कि जिसकी उपमा दी जा रही है। ठीक है, जिसकी उपमा दी जा रही है, जिसकी उपमा दी जा रही है। ठीक है, और जिस उपमान का मतलब जिससे उपमा की जा रही है। ठीक है, यानी कि कहा जाता है कि चरण कमल के समान है, तो इसमें चरण क्या हो गया, उपमेय हो गया। उपमेय क्या है, उपमेय है। और कमल क्या हो गया, उपमान, उपमान हो गया। ठीक है, उपमान। चलिए, तो इसमें से कह रहा है कि ऐसा कौन सा अलंकार होता है जिसमें बिंब प्रतिबिंब, यानी बिंब प्रतिबिंब का भाव दोनों एक जैसे दिख रहे हो, है ना, प्रतिरूप दिखाई दे रहा हो, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्ष। चलिए, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार, दृष्टांत, अतिशयोक्ति या संदेह अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। ठीक है, यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, कुछ प्रश्न इंग्लिश के भी हमने रखे हुए हैं, देखिएगा। राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एक शब्द लिखना है एक वाक्य के लिए। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज कॉल्ड। ठीक है, एक बदलने की यानी लगातार बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फ्लक्स, रिफ्लेक्स, कॉस्मोपॉलिटन, इलोप। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि राइट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी वही है। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली ए फ्यू आर नेसेसरी इज कॉल्ड। जहाँ बहुत से शब्दों के लिए केवल एक ही शब्द की आवश्यकता हो उसको क्या बोलते हैं। चलिए देखिएगा क्या है, यहाँ पे ई कर लीजिए। हेरेडिटी, क्या लिखा हुआ है, हेरेडिटेरी। ठीक है, हेरेडिटेरी, होमोनिम, फौना या सरकम लोक्यूशन। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है आइडम फ्रेजेस लिखना है। ठीक है, आइडम्स फ्रेजेस, राइट द आइडम फ्रेजेस। ए बर्निंग क्वेश्चन मीन्स, एक ज्वलंत क्वेश्चन यानी ज्वलंत प्रश्न का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस देखिए, एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इन प्लेस ऑफ फर्स्ट स्पीच या इरेगुलरली। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि टू बेल द कैट मीन्स, ये भी आइडम्स फ्रेज ही है। तो इसमें से सही उत्तर क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देखिएगा। नेक्टोनरल, नेक्टोर्नल, वेरी क्विकली, ब्राइब समवन, टू फेस द रिस्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू फेस द रिस्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी वही क्वेश्चन है। आइडम फ्रेजेस, ए बिग गन मीन्स, ए बिग गन यानी एक बड़ी बंदूक का मतलब क्या होता है, शॉट, एरोनॉट, फ्लक्स या एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, यानी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कल के क्लास में हम और हर विषय से क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग यूपी टेट तथा सुपर टेट की तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है।